हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। सब ठीक ठाक? मैं एकदम ठीक। तेरा माथा होता खराब हो गया बेटा। पास्ट हो गया वो, पास्ट। अच्छा, आप लोगों का डिवेंचर बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चल रहा था, वो हो गया ना? 9 नंबर सम बाकी है, आधा बाकी है। वेरी गुड। नाइन नंबर सम देखो, उसका सेकेंड वाला पार्ट बाकी है ना? ठीक है, चलो सेकेंड वाला पार्ट देखो। सम नंबर 9 का इक्विटी शेयर, मुन्ना बात मत करो, इक्विटी शेयर वाला पोर्शन को पढ़ोगे। दो परचेज साथ में रहेगा मतलब दो परचेज का दो अलग अलग क्वांटिटी इशू जब सेल होगा एक ही साथ होगा, तो कुछ चेंजेस आएगा कैलकुलेशन? नहीं, फीफो का रहेगा तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। फीफो में पहला परचेज, सेकंड परचेज, कॉस्ट अलग अलग बताना पड़ेगा, सेलिंग तो सेम होगा। हाँ भाई, सेल का टोटल एक साथ लिख दिया, माइनस 2 ठो का कॉस्ट लिख दिया फीफो वाइज। खाली परचेज, सेल, डिविडेंड, राइट, यही सब है। तो 1 बाय 1 पढ़ते चलते, करते चलते, पढ़ तो लिए होगा, पढ़ने में थोड़ी समझने में कोई दिक्कत हो सकता है। कम रेट बेसिस सेल नहीं होता, परचेज होता है। शेयर में तो कम रेट बेसिस से परचेज सेल होगा, डिबेंचर में कहां से होगा? डिबेंचर में कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, कम राइट वाला, जो जिसमें दाम गिरने वाला जो लफड़ा रहता है, तो लाभ ऐसा होता है। नहीं, होमवर्क का प्रॉब्लम नहीं है सब। मैंने आपको बताया था अपने बारे में ना, लोन वाला। हाँ,
फ्री में आ गया मशीन, हम तो बोले साला बहुत पैसा वाला बन जाएंगे थोड़ा दिन में। फिर लगा कि नहीं, रियलिटी से दूर है। तो जो हम लोगों के मन में वो सब डाउट हो सकता है, तुम लोग का तो छोटा डाउट है बेचारे का। चलो 15 तारीख को क्या हुआ जल्दी बोलो। परचेज किया तो टू बैंक, जल्दी स्टार्ट करो जल्दी। फॉर्मेट रेडी? नॉट रेडी? रेडी करो। चलो अब बच्चों स्टार्ट करो प्लीज, कॉपी में लिखना और एकदम इन्वॉल्व होकर के। ये लास्ट आधा घंटा 1 घंटा का डिस्कशन है, ये खत कंप्लीट करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टू बैंक बताओ। ₹200 करके कम राइट बेसिस से परचेज किया है और दलाली भी है। क्या सिखाए थे बोलो? हाँ तो ऐड कर दो 200 में 202, 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 10,10,000। अच्छा, कम राइट बेसिस पे परचेज हुआ है तो एक्स राइट का दाम अगर गिर जाएगा और राइट का अगर रिनाउंसिएशन मिलेगा, याद है ना, तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम करना पड़ेगा। याद होगा आपको, ये स्टोरी हम कराए थे शुरू शुरू में, सम भी बहुत बनाए थे, बाद में डिवेंचर आ गया था ना। तो अभी तो 2-3 क्लास ही तो हुआ इसको किए हुए, तो याद होगा, फ्रेश होगा। अगला लाइन बोलो। बोनस अनाउंस हुआ ना, मिला कब है ये बताओ? उसी दिन मिला कर दें क्या? हाँ बेटा, श्योर? नीचे देखो ना एक बार, स्पेलिंग खोजो ना, बोनस। अरे कई बार मिलता है, वर्ड सब छुपा हुआ रहता है। नहीं मिला? चलो 3-6। बोनस के सामने में नील लिख दिए। फिर क्या हुआ? राइट मिला कितना तारीख को रे? 16 अगस्त को। इन्होंने राइट अनाउंस किया 16 अगस्त को। नहीं, एसी बंद करो तो सामने से। कितना एसी चल रहा है? बस बंद कर एक बार दोनों, फिर हम चलवा देंगे। थोड़ा देर के लिए हम एसी बंद करवा रहे हैं बच्चों, जब गर्मी लगेगा थोड़ा देर के बाद, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, हम चलवा देंगे। अच्छा 16/8 को बोनस मिला, क्या है? राइट मिला, क्या है? ऑफर रेशियो क्या है? तो ये बोनस जो हमको आया 2000, इस पे भी राइट दिलवाओगे? पता करो, दिलवाते हैं ना? बाद में तो अनाउंस हुआ है, डेट वाइज चलते हैं। अब क्या करेंगे? ऐसे तो ये सब चीजों, ये सब टाइम पे ना क्वेश्चन में बहुत क्लैरिटी, माने डायरेक्टर लोग, मैं क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनियों का शेयर होल्ड करता हूं, डायरेक्टर लोग एकदम क्लैरिटी के साथ बोलता है, इस पे देंगे, इस पे नहीं देंगे, कोई डाउट नहीं रहता है। क्वेश्चन में सारा डाउट ही डाउट रहता है। क्वेश्चन बनाने वाले लोग स्टॉक मार्केट का इतना ध्यान तो देते नहीं है, एकेडमिशियन लोग रहते हैं, तो वो लोग हमेशा लूज एंड छोड़ देते हैं। पर रियल लाइफ में एक सूता का भी लूज एंड नहीं रहता है। चलो 7,000 पे 1,000 राइट होगा ना फिर? ठीक है, कितना पैसा मांग राइट का? 250 रुपया। सब खरीद लेगा देखता। तो मैंने 800 शेयर खरीदेंगे, एम आई करेक्ट? 1000 राइट मिला ना, 20% रिनाउंस किए ना, तो 800 परचेज करेंगे। पेमेंट का डेट बताओगे जो पैसा दिए हैं? 250 रुपया मांगा है कंपनी ने, 2 लाख। फिर क्या हुआ बोलो तो? अच्छा रिनाउंसिएशन हो गया।
कितना करके दे? 12,000 रुपया मिला। बोलिए क्या करना है? टू इन्वेस्टमेंट। क्या लॉजिक? खाली उसी लाइन पे एक और चीज होना चाहिए। वैसे हम मान जाएंगे आपका बात विथ, पहले सुनो, रिवीजन हमको कराने दिया करो। हम मानेंगे आपका बात, फिर आप मेरा बात सुन लो। इसके बाद खाली कम राइट परचेज इज नॉट इनफ। कम राइट परचेज के बाद एक्स राइट में उनके दाम गिरने जरूरी हैं, और फिर जितना गिरता है ना उतना रुपया तक ही आप इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम कर पाते हो। आप समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में एक्स राइट प्राइस के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। इवन ये भी नहीं पता शेयर साला एक्स राइट हुआ किस दिन है। हमसे पैसा एक पर्टिकुलर डेट में मांग लिया, पर एक्स राइट कोटेशन का एक डेट होता है कि आज ये शेयर एक्स राइट हो रहा है, वो सब का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन इस लाइन के बेसिस पे भी अगर कोई बच्चा डिसाइड करता है कि भाई हमने कम राइट परचेज किया है, तो अजम्पशन है कि एक्स राइट दाम गिर गया होगा और हम इसको इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से माइनस कर रहे हैं। नीचे लिखो नोट, वी अज्यूम दैट द एक्स राइट प्राइस has fallen down and we transferred the entire renunciation proceeds to investment account. Full stop. Alternatively, we can transfer the renunciation money to the profit and loss account. अगर हम एक बात बोले बेटा, एक बात बोले, क्यों बोल रहा हूं? नीचे देखो, ऊपर मैंने कितने में खरीदा शेयर, दाम शेयर देखो 200 में। उसके बाद नीचे में एक बार भी दाम साला 200 के नीचे नहीं है। देख, हालांकि एक्स राइट वाले दिन देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर डे क्या दाम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन देख, राइट मिला 250 में, कम राइट 200 में खरीदा वाला बात, राइट मिला 250 में, उसके बाद बेचा 300 में। मैं ठीक पढ़ रहा हूं? उसके बाद इवन जब ईयर एंड आया तो भी 220 है, 200 से नीचे कभी गया नहीं। चेंज कर दूं क्या जमसन? थोड़ा लॉजिकल बनेगा चेंज करना। चेंज करो तो एजम्पशन को, क्या लिखा बोलो तो? हैज नॉट फॉलन डाउन। आगे पढ़ो, वी अज्यूम दैट एक्स राइट प्राइस हैज नॉट फॉलन डाउन, रिनाउंसिएशन प्रोसीड टू पीएल कर दो। उसके बाद वाली लाइन को काट दो, ऑल्टरनेटिवली वाली को। ठीक है? द बेसिस ऑफ दिस एजम्पशन इज, लिखो, the basis of this assumption is that the price has never gone below
200 in या at any point of time. नेक्स्ट, उसके बाद क्या ट्रांजैक्शन है बच्चों? कितना परसेंट? कब मिला डिविडेंड? 16/9 को मिला। तो बोनस डिविडेंड क्या चीज पे मिलाओगे बताओ? क्या लिखा है क्वेश्चन पेपर में? कुछ नहीं लिखा ना? अगेन देखिए, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये सब जो इतना सारा, हाँ, क्वेश्चन को ढंग का नहीं बनाने का जो ज्ञान है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन पेपर में हम ऐड करा देते हैं। क्वेश्चन पेपर में 2/9 के सामने लिखो तो 2/9 के सामने, रेडी? वहां लिखो डिविडेंड वॉज अच्छा, इतना भी क्या, दोनों के सामने लिख रहे हो ना, नॉट ऑन राइट एंड बोनस। हो जाएगा तो काम, और क्या। ठीक है, राइट बोनस पे ये वाला डिविडेंड नहीं देंगे। और जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जब पिछले साल का डिविडेंड कंपनियां देती है ना, पिछले साल की प्रॉफिट से, तो मैंने आपको बोला था एक पहले टेबल ए ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, अभी टेबल का नाम चेंज हो गया होगा, एफ। उसमें डायरेक्टर लोगों के पास ये राइट रहता है कि वो लोग अपना डिसीजन ले सकता है। और जनरली मैंने देखा है कि जैसे पिछला साल की प्रॉफिट से अगर डिविडेंड दे रहा है, और राइट और बोनस अगर डायरेक्टर लोगों ने इस साल अनाउंस किया है, तो वो लोग उस राइट और डिविडेंड पे, राइट और बोनस पे डिविडेंड नहीं देना चाहता है। जनरली मैंने देखा है। खैर, हम तो क्वेश्चन में लिखा दे रहे हैं। क्या लिखा? हाँ, नो डिविडेंड ऑन राइट एंड बोनस। तो ठीक है, बता फिर डिविडेंड का एक लेजर खोल देते हैं ना। हाँ, कितना का डिविडेंड दिलवाओगे बेटा? 15% माने 1.5 रुपए क्या? फेस वैल्यू 10 ही तो है। और अपने राइट और बोनस पे अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो 5,000 रुपये डिविडेंड देंगे 1.5 रुपया करके। अच्छा, ये पता कर कि प्री पोस्ट वाला क्या चक्कर है, क्योंकि हमने शेयर तो इसी साल खरीदा है भाई। पूरा प्री है ना, पिछले साल से दिया है ना। कैसे पता चला पिछले साल से दिया है? हाँ, लिखा है देख, डिविडेंड फॉर दी ईयर एंडेड 31/3/13, माने 12/13 का प्रॉफिट से दिया है। तो 12/13 में तो मेरे पास शेयर थे ही नहीं। सो दिस इंटायर डिविडेंड इज आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो हमको इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ बोलिए? रुको, इसको पहले लिख लेने दो बच्चों को। चला दे दो, एक और।
नेक्स्ट बोलना है बच्चों, कर लिए टू इन्वेस्टमेंट। यहां पे बाई बैंक नहीं लिखना चाहिए, बाई डिविडेंड रिसीव्ड लिखना चाहिए। कई स्टूडेंट लोग ना डिविडेंड का लेजर नहीं बनाते, वो बाई बैंक लिखते हैं। फिर क्या हुआ, कितना शेयर बेचे, तो बाई बैंक लिखना है ना, 15, 12। हाउ मेनी शेयर्स, 300 रुपया करके बेचा। कम मिलेगा लेकिन ना, दलाली कट जाएगा। $891 आया। प्रॉफिट लॉस भी तो निकालना होगा, कैसे निकालना सिखाए थे बोलो? खाली इधर जोड़ना है कि ये माइनस भी होगा? करो, 10 लाख 10,000 प्लस 2 लाख माइनस 7,500 डिवाइडेड बाई 7800 इंटू 3,000। मेरा 460 to 500 आया। अच्छा वो प्रॉफिट बता रहेगा, ओके। हम बोले कैलकुलेटर इतना खराब कैसे मार दिए, रुको। चार 28,500 ना रे। टू P&L लिख दिए, 4,28,500। फिर क्या हुआ, सबको इतना लिख लिया ना। इंटरिम डिविडेंड मिला। इंटरिम डिविडेंड तो जनरली इसी साल की प्रॉफिट से मिलता है, बट कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी डायरेक्टर लोगों, अभी कंपनी लॉ में नया में एक अमेंडमेंट आया, चेंज आया है इंटरिम डिविडेंड को लेके। अब इंटरिम डिविडेंड में ये जरूरी नहीं है कि हम करेंट ईयर की प्रॉफिट से ही इंटरिम डिविडेंड दें। पहले तो क्या था, एकदम हार्डकोर रूल था। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी। अगर अभी कोई कंपनी डिविडेंड देती है, अभी एजीएम तो चला गया, एजीएम निकल गया ना सितंबर में, तो जनवरी में अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है, तो जब हम लोग स्टूडेंट थे और कई साल तक यही रूल था, प्लीज इधर इधर देख, वहां थोड़ी लिखा हुआ मिलेगा। तो उस वक्त क्या रूल था कि अगर आप ये जनवरी 2020 में डिविडेंड दे रहे हैं अभी, तो 19 अप्रैल से जो साल चालू हुआ और 2020 मार्च में जो साल खत्म होगा, उसी प्रॉफिट से आप दिए होंगे। और वो भी प्रेफरेबली अप्रैल टू सितंबर की प्रॉफिट से, 6 महीना की प्रॉफिट से। लेकिन उसके बाद कंपनियां 3-3 महीना में इंटरिम डिविडेंड देने लगी, बहुत सारी कंपनियां। अब कंपनी लॉ ने फिर ये रूल चेंज कर दिया कि हमको अगर इंटरिम डिविडेंड देना है तो हम सितंबर के बाद कभी भी अगर डिविडेंड देना चाहें, हम पुराना साल का प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं। 11, 12, 9, 10 कोई सा साल का प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम करेंट ईयर की प्रॉफिट से ही दें। ये कंपनी लॉ के रूल की बात बता रहा हूं। अगर आपको सर लोग ना कभी बताएंगे ये वाला रूल अगर, तो अच्छे से सुनना, ये नया चेंज आया है। खैर यहां क्वेश्चन ने साफ लिख दिया है कि फॉर द ईयर 13-14 तो कितना इंटरिम डिविडेंड मिलेगा रे?
4800 पे दिलवा दोगे? तो वहां ब्रैकेट में लिखो, जहां पे नोट लिखे हो 15 जनवरी 2014, रिसीव्ड इंटरिम डिविडेंड 10%, 2013-14 लिखा ना जहां पे, क्वेश्चन पेपर में बेटा, बुक कॉपी में नहीं। वहां लिखो ऑल शेयर्स आर एंटाइटल्ड। तो ये अजम्पशन सब ना, ये सब जो कमजोरी हो रही है, ये क्वेश्चन पेपर की वीकनेस की वजह से हो रही है। आप लोग जो अजम्पशन ले रहे हो वो एक तो पर्टिकुलर लॉजिक से ले रहे हो, बट स्टिल क्वेश्चन पेपर क्लियर करके देगा। चलो बताओ कितना रुपया करके डिविडेंड दे? 10% माने 1 रुपया हुआ ना। अपने पास कितने शेयर है इस दिन? ठीक है, देखिए कितना बड़ा कचरा है। अब ये इंटरिम डिविडेंड सब कुछ सुनना, हम लोग क्लोज करेंगे 4800 रुपया में। किस साल कमाया इंटरिम डिविडेंड? इसी साल में। क्या इस साल मेरे पास शुरू से शेयर था? नहीं था। 15 को हम खरीदे और फिर उस 15 को, तो 15 तारीख को हम खरीदे ना, और उसके बाद ये हाइट और बोनस तो उसके भी बाद में मेरे हाथ में आया है। अब डे वाइज प्री पोस्ट करना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो सर क्या करें? मैं बोलूंगा क्या करें, पूरे इंटरिम डिविडेंड को पीएल में डाल दो और नीचे में नोट लिख दो। लिखो एंटायर इंटरिम डिविडेंड is transferred to profit and loss account. ये मैंने पीएल में डाल दिया, आप भी 2PL में डाल दो। कितने शेयर हाथ में है? 4800। कॉस्टिंग कैसे निकलेगा? एवरेज कॉस्टिंग, मेरा एवरेज यहां किया हुआ देखो, डिवाइडेड बाय 7800 इंटू 4800 कर दो, कॉस्ट निकल जाएगा। $740 आया। हाँ अच्छा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ बोला हुआ या अजम्पशन लेना है? देखो तो जल्दी, अजम्पशन लॉन्ग टर्म का ले लो। सर अगर यही इंटरिम डिविडेंड के बारे में भी लिखा होता कि 12-13 का प्रॉफिट से दिया है, तो सबको इंटरिम डिविडेंड को देखो और वहां अगर लिखा होता 12-13 का प्रॉफिट से दिया है, तो क्या हम लोग पीएल से क्रेडिट करने का चांस ले सकते थे? नो नो। ठीक है, चलो अब
इन्वेस्टमेंट का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सम तो कुछ नहीं बचा ना, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन। क्या? रिक्लासिफिकेशन। सुनना, इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक है। मान लीजिए पिछले कई साल से मेरे पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और वो हम 2,04,000 में खरीदे थे। 2,04,000 में खरीदे थे, ठीक है, और 2,04,000 में ही मेरे बैलेंस शीट में वैल्यू भी हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादातर टाइम पे कॉस्ट पे कैरी होता है। कभी कभी जब परमानेंट डिक्लाइन हो जाता है तो कॉस्ट से नीचे भी चला जाता है। तो मान लो मेरे पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हम खरीदे भी इतना में ही थे, रखे भी इतना में ही है बैलेंस शीट में। आज की तारीख में, आज की तारीख मीन्स 20 जनवरी 2020 के दिन हमने सोचा इसको करंट बना देते हैं। वांटेड टू रिक्लासिफाई इट। उन्होंने क्या बोला मालूम? बोला इफ द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट चेंजेस, इफ द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट चेंजेस, मैनेजमेंट may reclassify its long term investment to current investments, but on the day of reclassification, on the day of reclassification, the valuation will be cost or carrying amount, whichever is lower. Repeat, the valuation will be cost or carrying amount, whichever is lower. उस दिन समझे? 20 जनवरी के दिन पता करो कॉस्ट कितना है। कॉस्ट तो वही रहता है जितना में खरीदे थे, कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में रहता है। तो कॉस्ट मेरा 2,04,000 था, और इंसिडेंटली कैरिंग अमाउंट भी 2,04,000 है। तो हम जब रिक्लासिफिकेशन भी करेंगे तो 2,04,000 में ही करेंगे। तो 2,04,000 में ही तो लिखा हुआ भी था, और 2,04,000 में ही लिखना है। इसका मतलब वर्चुअली मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना है। रूल रिपीट करता हूं, रूल इज द रिक्लासिफिकेशन विल टेक प्लेस एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। मैं आपके लिए रूल बोलता हूं, रिक्लासिफिकेशन में कुछ मत करना, लेकिन लिख मत देना एग्जाम में। लिखना होगा रिक्लासिफिकेशन विल हैपन एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। लेकिन ये रूल तब है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड इनटू करेंट इन्वेस्टमेंट। अब और एक एग्जांपल सुन। सेम मान लो मैंने, इधर बोर्ड पे देखना प्लीज, थोड़ा सा डाइसी चीज है। मान लो मैंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदा था 6 लाख में, कई साल पहले, 7 years बैक। बीच में उसमें हो गया परमानेंट डिक्लाइन। तो डिक्लाइन होने के बाद हम उसको वैल्यू किए 290 में। अब मेरी बैलेंस शीट में वो 290 में लिखा हुआ है। व्हाट इज माई कॉस्ट, व्हाट इज माई कैरिंग अमाउंट, ठीक है ना? 20 जनवरी 2020 के दिन मैंने रिक्लासिफाई कर दिया 290। अब मैं बोलूं 290 में ही तो है, और 290 में ही लिखना है। इसका मतलब कुछ नहीं करना है। नहीं समझे? भाषण में रूल इज कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। माई रूल इज डोंट डू एनीथिंग। बस हाँ, ये याद रखना, आज से ये करंट बन गया है, तो आज के बाद जब ईयर एंड आएगा तो फिर हाँ, ये उसका कॉस्ट बन गया 290 अब, एंड दिस एंड कैरिंग मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना पड़ेगा। आज कुछ नहीं करना है। क्लीन? अब इधर सुनिए, अगर मैं करेंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म बनाता हूं ना, किसको? क्या? करेंट को अगर लॉन्ग टर्म बनाता हूं तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्या बोला फिर से? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। रेडी? तो मान लो मेरे पास, आप एक काम करो, कॉपी में लिखो,
फिर एग्जांपल देता हूं। हेडिंग तो रिक्लासिफिकेशन। क्या लिखा? ए में लिखो लॉन्ग टर्म टू करेंट। क्या रूल बोला? बोलो अभी जो बोल के खत्म किया, अभी वाला नहीं, ऊपर वाला। कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। लिखो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट whichever is lower। अच्छा, ये रिक्लासिफिकेशन का एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? और इसका शॉर्टकट मैंने क्या बोला? डोंट डू एनीथिंग। लेकिन ये लिखना मत। अब नीचे लिखो करेंट टू लॉन्ग टर्म। करेंट टू लॉन्ग टर्म, इसका रूल ये देखो मैंने यहां लिखा है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यहां मेरी तरफ देखो। मान लो मैंने ना, हेलो, लास्ट ईयर में 24 फरवरी को, लास्ट ईयर 24 फरवरी मतलब 24 फरवरी 2019 के दिन, ना लास्ट ईयर हम कुछ शेयर खरीदे थे 4 लाख रुपया में। ये मेरा कॉस्ट था। 31 मार्च 19 जब आया ना, अच्छा ये मेरा करेंट इन्वेस्टमेंट था। 31 मार्च 19 आया ना, तो इसका मार्केट वैल्यू गिर के हो गया था 352। तो हम क्या किए होंगे? पहले पुराना बात बताओ, नॉर्मल अकाउंटिंग के हिसाब से 352 में वैल्यू किए होंगे और 48 के लॉस को पीएल में भेज दिए होंगे। ये हम कर चुके हैं। अच्छा, अभी मेरी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट क्या है? 352। ये सब तो समझ में आता है कैरिंग अमाउंट का मतलब। अच्छा, 20 जनवरी 2020 माने आज के दिन मेरे को मन किया कि चलो इसको लॉन्ग टर्म बना देते हैं। अलाउड है ये, अगर मेरा इंटेंशन चेंज होता है तो अलाउड है। रूल क्या बोलता मालूम? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, इस दिन का मार्केट प्राइस 20 जनवरी का, आज का, विच एवर इज लोअर। क्लियर? अब मान लो मैंने आपको बोला इस दिन मार्केट प्राइस, इस शेयर का इस दिन मार्केट प्राइस है 376। कॉस्ट नहीं, कॉस्ट बताओ, कॉस्ट नॉट 352, 4 लाख। कैरिंग अमाउंट 352 है, कॉस्ट 4 लाख, मार्केट प्राइस 376, विच एवर इज लोअर 376। मेरे को 376 में रिक्लासिफाई करना होगा। अब मेरे बैलेंस शीट में साला 352 है, हमको लिखना पड़ेगा उसको 376, तो मेरे को 24,000 प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। हेलो, मेरे को 24,000 प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। रिपीट, मान लो ये मार्केट प्राइस उस दिन बहुत अच्छा हो गया था, 4,92,000। यस, 4 लाख पे लाना होगा। अब बैलेंस शीट में तो 352 लिखा हुआ है, 4 लाख पे जाएंगे तो 48,000 जो लॉस नहीं लिखे थे क्या, प्रॉफिट लिख देंगे। और सुन, मान लो इसका मार्केट प्राइस तो गिर के 309 हो गया, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर 309 पे लिखना होगा। मेरे बैलेंस शीट में 352 में है, 309 में लाना है और लॉस लिखना होगा 43,000 का। डिड यू गेट द पॉइंट? एक बार क्लोज योर आइज, वर्ड आप रिपीट करेंगे। लॉन्ग टर्म को अगर करेंट बनाना है, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। करेंट को अगर लॉन्ग टर्म बनाना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। याद रहेगा, कॉस्ट कॉमन है दोनों में, एक में कैरिंग अमाउंट और एक में मार्केट प्राइस है। ध्यान रहेगा? श्योर? इसके ऊपर ना
एज सच कोई सम नहीं है हम लोगों के बुक में, लेकिन एक बार एग्जाम में 4 सम आ गया। हाँ, 4 सम 1-1 मार्क्स का या 2-2 मार्क्स का, 1-1 मार्क्स का समझ लो, ठीक है। वो हम उसमें दे रखे हैं मेरे एग्जाम्पल्स में। जाओ पेज नंबर 8 खोलो। वन नंबर सम को रीड करो, खाली 1। लॉन्ग टर्म टू करेंट है, बोलिए। कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज, तो कैरिंग अमाउंट कितना है, तो उसी में कैरी हो जाएगा, माने कुछ करना नहीं पड़ेगा। 6.5 में कैरीड था, 6.5 में कैरीड हो जाएगा। तो बगल में जो फेयर वैल्यू दिया हुआ वो गुगली है। 2 नंबर लाइन पढ़ो। फिर से लॉन्ग टर्म टू करेंट है, कॉस्ट भी साथ है, कैरिंग अमाउंट भी साथ है, कैरेट डाउन भी, माने हम लोग रिक्लासीफाई भी साथ में ही करेंगे। नेक्स्ट, करेंट टू लॉन्ग टर्म है, दस और 12 विच एवर इज लोअर, 10 में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट, 14 में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, माने रिक्लासीफाई 14 में करेंगे। सिंपल है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। यही सम आया था एग्जाम में। तो ऐसे छोटा सा टॉपिक है, आधा मिनट डिस्कशन होता है, बच्चे बोलते हैं कि छोड़ो ना, क्या करके जाना है। तो चला 4 मार्क्स 6 मार्क्स अगर खाली इस पे आ गया तो किया हुआ रहने में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा सुनिए, विद दिस अपना इन्वेस्टमेंट का चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ रुको, 2-3 मिनट और बोलेंगे, उसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, छोटा सा ब्रेक देंगे फिर स्टार्ट करेंगे। सुनिए 1-2 लाइनें। मान लीजिए मेरी बैलेंस शीट में ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 200 करोड़ का, करेंट इन्वेस्टमेंट है 300 करोड़ का, टोटल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का है। हमको नोट्स में बताना पड़ेगा कि मेरा लॉन्ग टर्म कितने का है, शॉर्ट टर्म कितने का है। फिर हमको यह भी बताना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप क्या क्या है, किस किस कंपनी का शेयर मेरे पास है, नंबर कितना है। नहीं समझे, इंडिविजुअल ब्रेकअप देना पड़ता है। और लास्ट बात अगर याद आएगा ना तो शेड्यूल 3 से याद आएगा, अगर इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कोटेड है तो सारा कोटेड इन्वेस्टमेंट का एग्रीगेट मार्केट वैल्यू, हेलो, सारा कोटेड मान लिस्टेड सिक्योरिटीज, उसका एग्रीगेट मार्केट वैल्यू नोट्स में देना पड़ता है। जानते हो पीएल में जब इनकम भी लिखते हैं ना तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप देना पड़ता है। मतलब इवन डिविडेंड इनकम आता है ना, तो डिविडेंड इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यहां तक ब्रेकअप देना पड़ता है। तो सर ये ब्रेकअप तो नोट्स ऑन अकाउंट्स में लगता होगा ना। यस, आप लोगों के सम में इतना रेलेवेंट नहीं होता, पर हम लोगों की लाइफ में रेलेवेंट होता है। हर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जहां पे भी नाम आ गया वहां ब्रेकअप के साथ ही डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्लियर। और अगर कोई शेयर लॉक इन वाला है हाथ में तो नोट्स में लिखना पड़ता है कि इतने इतने शेयर लॉक इन में है, इतना साल तक इसको बेच नहीं पाएंगे। जिस किसी तरह का भी रेस्ट्रिक्शन होता है ना उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ओके, लास्ट लाइन बताना इसका अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हम एक ऑफिस खरीदे। ऑफिस तो क्या बोले, मतलब एक स्पेस खरीदे, ठीक है। 1000 फुट था वो, 1000 स्क्वायर फीट।
हम खरीदे 4,000 रुपया करके, सब मिला करके 40 लाख रुपया लगा। हमने एंट्री मार दी, देख वर्ड देख जरा, क्या लिखे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सीए फाइनल में एक इंड एस है इस खाली इस सब्जेक्ट पे। सीए इंटर में एस 13 से कवर करना पड़ता है। मेक अ गेस, मेक अ गेस। हाँ, मैंने खरीदा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, मैंने खरीदा। सर ये करते क्या आप लोग इन्वेस्टमेंट में खरीद के? कुछ नहीं, रख के रखते हैं, कुछ दिनों तक रेंट पे लगा देते हैं, फिर दाम बढ़ता है तो बेच देते हैं। नहीं समझे? कुछ दिन, हाँ शेयर की तरह बोल सकते हो, लेकिन यूज नहीं करने के लिए है। इट्स नॉट एन ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। माने यूज नहीं करते हैं, बेचने के लिए रखे हैं, और कुछ दिन रखेंगे, दाम बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी का तो बेच देंगे। मैं पॉइंट डिफरेंट है। पॉइंट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का अगर जिक्र आता है और कुछ भी क्वेश्चन नहीं बोलता है तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बाय इट्स नेचर, बाय इट्स नेम लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे वैल्यू होना चाहिए। ये भी फाइट नहीं है, फाइट इज अबाउट डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। ऑफिस स्पेस है, आप समझते ना, रियल हम बहुत करते थे इन्वेस्टमेंट, अभी बंद किए हैं। 10-12 साल समझ लो बंद किए, 10-12 साल भी नहीं हो, 7-8 साल। बहुत पैसा कमाया हम इस चीज से। बोलिए सर, क्या क्वेश्चन क्या आपका? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट्स डेप्रीसिएशन? विल देयर बी एनी डेप्रीसिएशन और देयर शुड नॉट बी, या वट एवर यू फील लाइक। फिर मैं आंसर दूंगा जो करेक्ट है। नहीं होगा नहीं, पर होना तो चाहिए। तुम अपना स्टैंड ले, अपना स्टैंड लेगा, उसको जान देना, तो वो कोई तोप थोड़ी है। तेरा अपना स्टैंड है, तो स्टैंड ही तो और क्या, व्यू ही तो है। ऑब्वियसली आंसर तो इंस्टीट्यूट देगा, वो जो बोलेगा फिर उसका सबका व्यू वैसा ही बनाना पड़ेगा। बोलिए क्या लगता है आपको? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर, अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझ गए ना? समझ गए ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? लोग फ्लैट खरीद खरीद के रखते हैं, फिर बाद में बेच देते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, है कि नहीं? तो उसी तरह का प्रॉपर्टी है ये। मान लो आईसीआई ने बोला वैल्यू इट एट कॉस्ट बट आफ्टर डेप्रीसिएशन। मार्केट वैल्यू नहीं देखने का है, पर कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन डालने का है। माने WDV विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। कॉस्ट माने कॉस्ट स्टैटिक कॉस्ट नहीं रहेगा। जैसे कॉस्ट तो क्या स्टैटिक हो जाता ना, वैसा नहीं रहेगा। WDV विल बिकम द कॉस्ट एवरी टाइम। मतलब कुल मिला के डेप्रीसिएशन देना है। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? मैं क्लोज करता हूं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, 1 बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म मान लीजिएगा, 2 डेप्रीसिएशन जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। बंद करूं डिस्कशन को? इवन जो सीए फाइनल में इंड एस 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेके, वो भी सेम रूल बोलता है जो आपका इंटर में एस 13 बोलता है। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर, जवाब दो। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो गया भाई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर टू बी डेप्रीसिएटेड। सीए इंटर में लोग टच नहीं करते इस सब्जेक्ट को, हमको मन किया हम थोड़ा टच करके निकल गए। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ओवर। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा बुक है आपके पास बच्चों? एक ही बुक लाए हो? ओके, तो फिर इसी का बचा हुआ चैप्टर कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर है?
एक तो ब्रेक ले लेते 10 मिनट का, नया चैप्टर आएगा ना तो हाँ ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछूं, शेयर और डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर, मुन्ना बात मत कर, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी कौन है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कौन है? ये बच्ची बोले डिवेंचर वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी है और शेयर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है। उल्टा ना, एकदम उल्टा तो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर डिवेंचर्स, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज आर शेयर्स। दूसरा क्वेश्चन, रिस्क इन्वॉल्व्ड शेयर में ज्यादा है कि डिवेंचर्स में? शेयर्स में ज्यादा। ऐसे भी जहां इनकम वेरिएबल है वहीं रिस्क है। आप एफएम की क्लास में जब जाएंगे ना, सर लोग बोलेंगे रिस्क माने ही वेरिएबिलिटी। क्या रिपीट? रिस्क माने ही वेरिएबिलिटी। इफ द इनकम्स आर वेरिएबल देयर इज रिस्क, देयर इज रिस्क, देयर इज रिस्क, खत्म काम। इक्विटी शेयर में रिस्क इसीलिए है क्योंकि उसका इनकम वैरी करता है, ऊपर नीचे होता है, कोई साल में लॉस है, कोई साल में प्रॉफिट है। डिवेंचर में हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। यस और नो? अच्छा आप लोग ना एक चैप्टर पढ़ते होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो इस तरह का फोटो, फोटो माने सिंबल। ये रिस्क का मेजरमेंट है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि टिस्को और रिलायंस दोनों शेयर है, दोनों शेयर है, दोनों में रिस्क है। हेलो, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.4, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.8। जल्दी बोलिए। स्टैंडर्ड डेविएशन माने रिस्क, इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क। पढ़ेंगे आप लोग ये सब चीज एफएम में। किसमें रिस्क ज्यादा है? रिलायंस में, बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाई। ठीक है, बस क्लोज कर रहा हूं ना, फिर ब्रेक पे चलेंगे। स्टॉक मार्केट में T+2 क्या होता है? स्टॉक मार्केट में T+2 क्या होता है? दो तीन चीज जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और अकाउंट्स के टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, समझ लो, वो बताने का मन है। तो 5-7 मिनट बोल के फिर ब्रेक पे चलेंगे। क्या होता है स्टॉक मार्केट में T+2? एक्चुअली डिवेंचर खरीदना है तो भी स्टॉक मार्केट से खरीदना पड़ेगा, शेयर खरीदना है तो भी स्टॉक मार्केट से। या तो कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है तब खरीद लो, या तब भी बेचना तो स्टॉक मार्केट में ही पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग तो सारा चीज स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट को बोलते सेकेंडरी मार्केट। क्या मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। और डायरेक्ट कंपनी से खरीदने को बोलते प्राइमरी मार्केट। अगर कंपनी ने शेयर बेचा, मैंने खरीदा, माने इशू में हम सब्सक्राइब किए, तो प्राइमरी मार्केट। और स्टॉक मार्केट से खरीदे तो सेकेंडरी मार्केट। जैसे कल हम 400 शेयर खरीदे लार्सन एंड टूब्रो का। कल तो नहीं, कल तो संडे था, फ्राइडे के दिन रेट तो 1300 रुपया। $5,20,000 है, हमें क्या सोचना है? हाँ बेटा, अब पढ़े। इनमें T+2 का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप जानते हैं तो बोलिएगा, नहीं तो आप सुनेंगे। हाँ, जैसे मान लो हम कब परचेज किए? फ्राइडे। फ्राइडे के बाद 2 वर्किंग डे, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे छुट्टी,
सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट में छुट्टी होती है, तो मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे वाले दिन मेरे को जो खरीदा है ना, हम खरीदे सॉरी, जो बेचा है ना, उसको 5,20,000 रुपया देना पड़ेगा, और वो मेरे को ट्यूसडे वाले दिन 400 शेयर देगा। नहीं समझे? तो ट्यूसडे आई विल गेट माई शेयर्स एंड आई विल पे माई ड्यूज। इसमें भी बड़ा सुंदर लफड़ा है। आई विल हैव टू पे माई ड्यूज फर्स्ट एंड आई विल गेट माई शेयर्स नेक्स्ट। नहीं समझे ना? एंड ही will get his money next, but will give his share first. नहीं समझे? हम लोगों को जो देना है, हम भी और वो भी पहले दे देगा, और जो लेना है वो बाद में लेना पड़ेगा। पहले ले लिए तो देने में तुम डिफॉल्ट कर सकते हो। नहीं समझे? नहीं समझे अभी भी? माने तुम अगर शेयर नहीं दिया तुमको पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल है। इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट में पे इन पे आउट। क्या बोलते हैं? पे इन पे आउट। ठीक है। अब एक बात और सुनाते, ये सब एफएम का स्टोरी है। ठीक है। अकाउंट्स का टीचर अपना सीमा लांग के पढ़ा रहा है। नाउ बोलूं आगे? इसमें क्या होता है ना बेटा कि टी को बोला जाता है ट्रेडिंग डेट। टी इज ट्रेडिंग डेट और 2 सेटलमेंट डेट, +2 माने सेटलमेंट डेट। ट्रेडिंग करोगे 1 दिन, सेटलमेंट होगा 2 दिन बाद। जैसे आज क्या बार है? मंडे। अगर हम आज परचेज करेंगे तो हमको ट्यूसडे वेडनेसडे, हमको वेडनेसडे को पैसा देना है। सिंपल है, खाली 2 दिन ऐड करो। अगर हम ट्यूसडे परचेज करेंगे हमको थर्सडे पैसा देना है। अगर हम वेडनेसडे परचेज करेंगे हमको फ्राइडे पैसा देना है। अगर हम थर्सडे परचेज करेंगे, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, हमको मंडे पैसा देना है। और अगर हम फ्राइडे परचेज करेंगे तो हमको ट्यूसडे पैसा देना है। और हम सैटरडे संडे परचेज नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट बंद है। नहीं पकड़ में आया? और जब हम पैसा देंगे तभी हमको शेयर मिलेगा। तो T+2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एकदम अच्छे से। When I was young like you, और 2 साल 3 साल बड़ा, तब क्या सिस्टम था मालूम? W+W ना, वीक प्लस वीक। क्या? हाँ, T+2 मतलब मंडे का वेडनेसडे तक कहानी खत्म। यहां मंडे को जो काम हुआ, मंडे टू फ्राइडे भूल जाओ, अगला फ्राइडे। हाँ, मंडे टू फ्राइडे तो ट्रेडिंग होगा। तो ये ट्रेडिंग का वीक हो गया और ये सेटलमेंट का वीक। 15-15 दिन लगते थे शेयर आने में। ये स्टोरी था। उसके बाद डिजिटाइजेशन हुआ, कंप्यूटर्स आए, सिस्टम फास्ट हुआ। T+2, अभी दे आर प्लानिंग टू मेक इट T+1। सूनर वी विल फाइंड T ऑल्सो। नहीं, ये फाटका नहीं है। फाटका इज ए डिफरेंट बॉल गेम। जस्ट 2 मिनट्स के बाद हम बता रहे हैं। ड्रॉप करूं? ये वाला समझ में आ गया? अच्छा, अब ना आप लोग मेरे को बोलो कुछ। ये मैं बोलूं ये सब बात? ये स्टोरी क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना, शेयर डिवेंचर बोल करके स्टॉक मार्केट का थोड़ा बेसिक्स बता देते हैं।
माने हमको थ्योरी लिखना नहीं है, एग्जाम में पेपर पास नहीं करना है मेरे को। हाँ, मेरे को खाली ये पता करना है कि जैसे हम अभी रिलायंस ये खरीदे, क्या नाम, लार्सन, तो 400 शेयर खरीदे, फ्राइडे खरीदे, तो ट्यूसडे डिलीवरी आएगी। डिलीवरी बोलते हैं, जो शेयर आता है ना उसको डिलीवरी बोलते हैं। तो ट्यूसडे डिलीवरी आएगी, हम पैसा दे दिए ऑलरेडी, मंडे को हमको पैसा, ट्यूसडे हमको पैसा देना था, मंडे दे दिए हम लोग, फ्राइडे को शाम को दे देते पैसा। ट्यूसडे देना है तो फ्राइडे दे दी तो काम तो हो ही गया ना जी, पहले ही दे दो, दिक्कत क्या है। तो ब्रोकर को पैसा देना पड़ता है, ब्रोकर के थ्रू से सारा काम होता है। तो हमने एक डीमैट अकाउंट खुला के रखा है। क्या अकाउंट? ये मैंने खुला के रखा है, और मेरा डीमैट अकाउंट है तुम्हारा ऑटम सिक्योरिटीज लिमिटेड, इसके पास है मेरा डीमैट अकाउंट। अभी एक तो एक्सिस बैंक में भी खोलेंगे, पर ऑटम में है। ये है क्या चीज, क्या भला है ये? आपको मालूम है ना? आप बोलो ना, थोड़ा बहुत जानते हैं, बोलो। एक जन बोलो, एक जन, इतना जन बोल रहा, हम सुन ही नहीं पा रहे। हुई सेइंग, अरे डांटेंगे नहीं, कुछ नहीं जानोगे तो बताएंगे रे बाबा, थोड़ी डांटेंगे, तुम छोटा बच्चा है। बोल। सर पहले जैसे शेयर लेने से शेयर सर्टिफिकेट का लेन देन होता था, हाँ, तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स हो गया। अच्छा तुमको मालूम तो पहले जैसे, बाप रे बाप बोल रहा है, पहले जैसे शेयर परचेज सेल होता था ना, हमको बोल बे, हमको, हम जानते हैं दोनों चीज, हमको बोलना चाहिए ये वाला बात ही बोल रहा। पहले जैसे शेयर परचेज सेल जब करते थे ना, लग रहा फोड़ दिया करके। सल्यूट मैन, बताओ, बोलता है। चलो ठीक है, तुम बोल अपना वर्ड, बिकॉज वर्ड्स आर राइट। हाँ, आई कैन नॉट से कि ये रॉन्ग बोल रहा है। फिर तो ये डिजिटलाइज्ड फॉर्म में अब हो गया शेयर्स, इसी से सारा मतलब अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग नहीं, नहीं शेयर्स आता है इसमें, हाँ, और शेयर्स से फिर सेल होता है इसी से। अच्छा, मतलब एग्जैक्टली पता, देखो वर्ड वाइज ही इज करेक्ट, ठीक है, बट हमको उसका चेहरा देख के लग रहा है कि जानकारी कमजोर है, तो हम चाहते हैं कि हम आपको थोड़ा सा सजा दें, चीजों को अरेंज कर दें, सो दैट वो कभी डाउट नहीं हो बाद में, एफएम के सर पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, आए जिंदगी में नहीं आए, ये चीज काम आ जाए अपने। हाँ, थोड़ा और बोल। जैसे 500 शेयर खरीद दिए मान लीजिए किसी का, हाँ, वो डीमैट अकाउंट में आ गया मेरा, अच्छा, जैसे फिर 300 बेच दिए। नहीं, ये 400 शेयर जो मैंने खरीदा लार्सन का, वो मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा। अच्छा, मतलब जो सेलर है, हम तो बायर हैं, हम तो ट्यूसडे को पैसा देना, हम पैसा दे दिए ऑलरेडी, तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इज ओवर ना, अब तो खाली मेरा राइट बाकी है। तो जो 400 शेयर मेरे को मिलेगा, वो मेरे के डीमैट अकाउंट में मिलेगा। अच्छा, तो मतलब तुमको कैसे मालूम लार्सन का शेयर डीमैट में ट्रेड होता है? माने हाउ डिड यू नो कि लार्सन हैज ऑलरेडी, नहीं बढ़िया, हाँ, अब हम तुमको परेशान करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, तुमने एक बढ़िया बात बोला तो हमको लगता है थोड़ा और बढ़िया हो जाए, थोड़ा और हो जाए। जब अच्छा, ऑल द लिस्टेड कंपनीज का शेयर्स कैन ओनली बी ट्रेडेड थ्रू डीमटेरियलाइजेशन फॉर्मेट। ओके, तो कोई तो ऐसा वक्त रहा होगा इन पास्ट जब इन कंपनियों ने अपने शेयर्स का डीमटेरियलाइजेशन कराया होगा। दैट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अर्लियर, बिकॉज आई रिमेंबर, जो मैं पहला ट्रेड किया था, आपको मैं नाम बताया था, वेस्टर्न पैक्स बोल के कंपनी थी, मेरे को पूरा जीरो, परमानेंट डिक्लाइन हो, जीरो हो गया वो शेयर, मेरे को फिजिकल फॉर्म में आया था। फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म मीन्स मेरे को सर्टिफिकेट मिली, जैसे पास सर्टिफिकेट होता है कॉलेज स्कूल में, वैसा सर्टिफिकेट मिला। और साला उस सर्टिफिकेट जब आया ना, तो उस सर्टिफिकेट को कंपनी के पास भेजना पड़ा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, तब वो मेरा नाम ट्रांसफर किया और 15 दिन लग गया उसमें। सेलर तो अपना सिग्नेचर मार के दे दिया एक्ट ट्रांसफर फॉर्म में, मैं पुराना बात बता रहा हूं, वो तो लिख दिया, हम जिए हैं इसे, आई लिव्ड दीज थिंग्स। तो पीला रंग का एक तो ट्रांसफर फॉर्म,
और गोल्डन कलर का एक सर्टिफिकेट, कौन दिया? सेलर मेरे को दिया। हम वो सर्टिफिकेट टुगेदर भी ट्रांसफर फॉर्म कंपनी को भेजे, फिर कंपनी में अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम काट के मेरा नाम लिखा, फिर मेरे को वो सर्टिफिकेट भेजा। आप समझे क्या हुआ? क्लियर? अब इसमें इतने दिन लग जाते थे कि भाई स्टॉक एक्सचेंज को लगा इन सब चीजों को क्या करना है, एक्सपेडाइट करना है। तो एक्सपेडाइट करने का फर्स्ट प्रोसेस था, सारा कंपनी को बोला गया प्लीज अपने फिजिकल फॉर्म के शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, डिजिटाइज करो, डीमटीरियलाइज, तीनों का मीनिंग एक ही है, डिजिटाइज करो, इलेक्ट्रॉनिक करो, डीमटीरियलाइज करो। ये पहला प्रोसेस था। जानते हो हम लोगों ने कब किया इंडिया में? 1999 में। 98-99 was those years when we did this. We means India. अपने साथ ये वो है, क्या बोलते हैं, ताकत है अपना कि we did it in the speediest time of the world. दुनिया को इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल लगे, हम लोगों ने 1 साल में कंप्लीट किया। क्योंकि हम लोग इतने तोप हैं दिमाग वाइज, इंडिया वाले लोग। आप देखिए गूगल का हम लोग हेड हैं, नहीं? और गूगल से बड़ी थोड़ी कोई और कंपनी है डिजिटल फॉर्मेट में। तो अब शुरू से थे हम लोग मैंने, हम नहीं, बाकी लोग। वी डिड इट इन 1 ईयर। एनीवे, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये T+2 का सिस्टम, अब आज के दिन T+2 है, T+7, T+3, T+2 में आकर के हम लोग टिके हैं अभी। तो अब आपकी बात है। फिर हर इन्वेस्टर को बोला गया, कंपनियों को पहले क्या बोला गया, आप अपने शेयर को डीमटीरियलाइज करो। फिर इन्वेस्टर को बोला गया आप डीमैट अकाउंट खोलो, पहले खोलो तो अकाउंट, फिर उसमें डालना होगा। आप डीमैट अकाउंट खोलो। तो डीमैट अकाउंट खोले कहां पे? साला बैंक अकाउंट खोलना होता तो बैंक में चले जाते। नहीं समझे? मैं बोल लूंगा ना, आप तुम ही बोल दो। बोला सर आप तो हम ही लोग से तो बात कर रहे हैं, हम ही लोग तो बुलवा रहे हैं, चलो तुम लोगों से बुलवाते हैं। तो हमको सबसे पहले बोला गया सुदर्शन गो एंड ओपन अ डीमैट अकाउंट। वाई हमको क्यों बोला गया? बिकॉज मेरे पास शेयर है और वो सर्टिफिकेट के फॉर्म में है रेडी, तो हमको पहले अकाउंट खोलना पड़ा। अकाउंट खोलने के लिए प्लीज 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 इधर ध्यान दो, वो लेटे लेटे सुन रहा है, तेरा क्या जाता है, तुम इधर ध्यान दे, अपना काम सुन। मैं बोलूं आगे? मेरे को डीमैट अकाउंट खोलने बोला गया। अब ये डीमैट अकाउंट का, डीमैट अकाउंट कहां पे जाकर के, आप बोलिएगा मता कहां पे जाकर के खोलना है? द आंसर वॉज NSDL। अच्छा CDSL, मालूम ही नहीं था। तो एक्चुअली क्या होता है कि टीचर को लगता है कि एक बात बोल के वो जा सकता है, स्टूडेंट बैंड बजा देता उसकी। स्टूडेंट ने 2 बात सुनी हुई है नाउ। तो इंडिया में NSDL बोल के एक कंपनी बनी, उसी दौरान की बात, 1998 की बात बोल रहा हूं। NSDL बोल के कंपनी बनी, पूरा ढंग से सुनिएगा। उसने सारी कंपनियों का डीमटीरियलाइजेशन का प्रोसेस का जिम्मेदारी लिया। किसने? उसने जिम्मेदारी लिया, रिलायंस के शेयर को डीमटेलाइज कर देगा और उसी के यहां हमको जाकर के डीमैट अकाउंट खोलना है। ठीक है, हमको कहां पे डीमैट अकाउंट खोलना है? NSDL के पास। अब NSDL का ऑफिस है बॉम्बे में, तो NSDL ने ब्रांचेस खोल दी ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। और वो ब्रांचेस में बैंक को भी ब्रांचिंग कर दिया, माने आप भी NSDL के ब्रांच हैं, नहीं समझे? और ये ऑटम सिक्योरिटी लिमिटेड भी कहां गया? मेरा ये ऑटम सिक्योरिटी लिमिटेड भी एक ब्रांच है किसका? NSDL का। ICICI बैंक भी एक
ब्रांच है एनएसडीएल का। क्लियर? एक्सिस बैंक भी एक ब्रांच है एनएसडीएल का। रिपीट करता हूं, तो हम किसी बैंक में जाके डीमैट अकाउंट नहीं खोला। हम कहां जाके खोला? नहीं, ऑटम एनएसडीएल तो है ही। बैंक्स आर ऑल्सो ब्रांचेज ऑफ एनएसडीएल। ओएसएल इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ एनएसडीएल। क्लियर? तो हमको तो एनएसडीएल में अकाउंट खोलना था ना, तो हम ओएसएल के पास गया। ओएसएल ये 61 बेंटिक स्ट्रीट, अपने कान्हा का जो कान्हा जहां पे उसके ठीक अपोजिट बिल्डिंग। तो सर आप यहां क्यों खोले, कोई बैंक में जाके नहीं खोले? ये जहां पे मैं आर्टिकलशिप करता था उनकी, मेरे बॉस की थी कंपनी। ठीक है, ये लोग ब्रोकर भी हैं और एनएसडीएल के ब्रांच भी हैं, स्टॉक ब्रोकर भी हैं और एनएसडीएल की ब्रांच भी हैं। तो हम यहां पे अपना डीमैट अकाउंट खोले। अब स्टोरी ओवर। हाँ, मैंने डीमैट अकाउंट खोल लिया, फिर मेरे पास जो फिजिकल फॉर्म के सारे शेयर थे उसका मैं फॉर्म फिलअप करा करके मेरे डीमैट में डलवा लिया। जैसे आपके पास 2-2 हजार के नोट हैं, दे आर फिजिकल फॉर्म, आप उसको बैंक में डाल दिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब आप ऐसे ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हो किसी को, कैसे भी पेटीएम से भी। नहीं, आइए वापस चलते हैं। फिर क्या हुआ, हम लार्सन का शेयर खरीदे। अब बताओ तुम लोग क्या बोल रहे थे? मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। हम पैसा दे दिए उसको। कब? फ्राइडे को। तो ट्यूसडे के दिन अपने आप मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। ये ओटम सिक्योरिटी में आ जाएगा। तो उनको कैसे पता चलेगा? अच्छा, तो उनको कैसे पता चलेगा मेरा डीमैट अकाउंट कहां पे? हम उनको डीमैट अकाउंट दिए कहां पे? बहुत डरना नहीं है बे, डांटेंगे नहीं। हाँ, क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चे कम जानते रहते हैं, थोड़ा सा लिंक वीक रहता है जहां जहां पे, तो हमको थोड़ा लगता है कि यार थोड़ा सा परेशान करके इनको लिंक दे दो। तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं। वेरी सिंपल प्लीज, वेरी सिंपल प्रोसेस इज जब आप लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का लिंक होता है। क्या क्या अकाउंट का? ट्रेडिंग अकाउंट का और डीमैट अकाउंट का लिंक होता है। जैसे ही आप ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने क्या खरीदा, 400 शेयर रिलायंस का, तो जैसे ही मैंने खरीदा मेरे डीमैट अकाउंट का लिंक हो गया वहां पे। वो ऑटोमेटिक लिंक है। ट्रेड करते ही पता चल जाएगा, मेरे ब्रोकर को पता चल जाएगा कि ये शेयर यहां भेजना है। हेलो, ट्रेड तो आदमी ब्रोकर के यहां पे करेगा ना, तो ब्रोकर को पता चल जाएगा कि इसको इस डीमैट में शेयर भेजना है। तो वो शेयर ब्रोकर के पास आएगा, तुरंत मेरे डीमैट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो आप लोग जो बोले ना कि सेविंग अकाउंट का और डीमैट अकाउंट का लिंक होता है, वो ट्रूली वैसा नहीं है। ट्रूली द लिंक इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। ठीक है, बढ़िया नॉलेज है, डिसेंट है। फिर हम जब बेचेंगे तब ऐसे ही अपने आप, नहीं तो हमको कुछ साइन करके नहीं देना पड़ेगा। मेरी मां कोई निकाल लिया सारा शेयर मेरा, तो सुनो मैं बताता हूं, मैं तो करता हूं ना रोज। हम लोग जब बेचते हैं ना शेयर, तो जैसे आप किसी को पैसा देते हो तो चेक फाड़ के नहीं देते हो क्या? वैसे हम लोग जब शेयर बेचते हैं ना, तो एक रिक्विजिशन स्लिप होता है, चेकबुक टाइप का, तो हमको वो भरना पड़ता है। भर के अपने ब्रोकर को भेजेंगे और मेरे ब्रोकर को बोलेंगे ये शेयर मैंने बेच दिया है, ट्रांसफर कर दो। मेरा इंस्ट्रक्शन मिले बिना मेरा ब्रोकर शेयर मेरे डीमैट अकाउंट से निकाल नहीं सकता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और आप लोग जो बोले वो भी रॉन्ग नहीं है। आप लोगों का क्या होता है, जो आप लोग सुने हैं उसमें क्या है, जो आपका बैंक है वही आपका ब्रोकर है और वही आपका डीमैट अकाउंट होल्डर है।
माने वही आपका डीमैट अकाउंट का ब्रांच है। नहीं समझे? तो आपने उसी को सारा राइट दे के रखा है। अगर हम खरीदे तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल देना। यही ब्रोकर है, वही ब्रोकर भी है। देख तेरा एक ही आदमी तीनों है तेरा। नहीं समझे? तो आपने ब्रोकर को बोला मेरा 400 लार्सन, मैं बोलूं बस लास्ट वर्ड। आपने ब्रोकर को बोला मेरा 400 लार्सन खरीदो, क्लियर? वो खरीद लिया। वही बैंक अकाउंट भी उसी के पास तेरा लिंक किया हुआ है। तेरे बैंक से पैसा निकल गया 5,20,000 और तेरे डीमैट अकाउंट में 400 शेयर आ गया। तेरे एक इंस्ट्रक्शन से ही तीनों काम हो गया। मेरा बैंक अलग जगह पे, ब्रोकर अलग है, डीमैट अलग है। क्या बोला? फिर से बोलो तो। मेरा बैंक अलग है, मेरा ब्रोकर अलग है, मेरा डीमैट अलग है। तो हमको तो तीनों को या तो लिंक कराना पड़ेगा या सब जगह पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। सो एनीवे, लेट्स लीव इट नाउ। इंट्राडे क्या होता है जी? इंट्राडे ट्रेडिंग, इसी को बोलते हैं फाटका। वो बोला बताइए बोल के बता रहे हैं, कोई मेरा मन का चीज नहीं है। इंट्राडे को मारवाड़ी में फाटका बोलते हैं। इधर अभी जब मैं आया, पहले क्या अभी भी होता, रोज होता है। सुनिए ना, आई केम एंड आई बॉट से 1000 रिलायंस 1560। आई बॉट एट 11 AM। स्टॉक मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है? 9:15 से 3:30। 9:15 से 3:30। 3:30 बस होने वाला है, हो गया है। हाँ तो मार्केट बंद हो गया होगा। रुकिए ना, बस लास्ट लाइन बोल रहा हूं, लास्ट फ्यू वर्ड्स। हम 11 बजे खरीदे, 2 बजे सेल कर दिए। 11 बजे खरीदे, 2 बजे सेल कर दिए। ब्रोकर को बोले खरीदो, ब्रोकर को बोले बेचो। दाम था 1564। बोली क्या हुआ? क्या मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा? क्या मेरे को 15,60,000 रुपया देना है? क्या मेरे को बाद में 15,64,000 रुपया मिलेगा? क्या मेरे को डिलीवरी देनी है? आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? सर ये सब टीचर लोग नहीं पढ़ाता है। हाँ तो गंदा चीज ठीक करता नहीं पढ़ाता है तो। सर ये क्या है? फाटका बोलते हैं हम लोग, इंट्राडे बोलते हैं। तो सर अभी क्या होगा? सेम डे खरीद के, मार्केट खुलने के बाद खरीदे और सेम डे बेच दिए मार्केट बंद होने के पहले, तो कुछ T+2 नहीं होगा। नथिंग विल बी T+2। ओनली 4,000 रुपया आ जाएगा T+2 वाले दिन। क्या आ जाएगा? 4,000 रुपया आ जाएगा। कब? T+2 वाले दिन। सर दाम हो गया 1,500 रुपया और आप बेच दिए 60,000 रुपया हमको देना पड़ेगा। अब तुरंत आप बोलेंगे सर फिर बेचे क्यों? रख लेते। रख लेंगे तो 15,60,000 रुपया पे करना पड़ेगा। फिर 1000 शेयर डीमैट में आएगा। अपने पास 15,60,000 है ही नहीं। सर खरीदने कहाँ गए थे? जब था नहीं पैसा तो खरीदने। बच्चों के मन में क्वेश्चन तो यही सब आएगा ना जी। अब एक लाइन बोलेंगे तो 25 क्वेश्चन पूछेगा। हम क्लोज कर रहे हैं। सर खरीदे क्यों थे? सोचे थे कि दाम बढ़ जाएगा और उसी दिन बेच के 2 रुपया आ जाएगा घर में, 2,20,000 25,000 जो भी। वो आया नहीं, चला गया। इसको फाटका बोलते हैं। तो सर ये तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्पेक्यूलेशन हुआ, फिर तो जुआ ही हो गया एक तरह से। यस, इसीलिए टीचर लोग नहीं पढ़ाता है। आप क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ा नहीं रहे हैं।
जब छोटा था, मतलब छोटा तो क्या, 2004 के पहले की बात बोल रहा हूं, 2004 के पहले, प्लीज सुनो ना यार, 2004 के पहले, मतलब एक एक दिन में 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपया लॉस होता था ऐसे ही, इसी में, खाली फाटका। पैसा तो भरपूर था, तो कोई दिक्कत था नहीं, तो लुटाओ यही सब में, और क्या, आदमी खाता तो है नहीं पैसा को। सब गंदा चीज है। 2004 में मैंने छोड़ दिया। क्या बोल रहे हो? चलिए 10 मिनट में मिलते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे आकर के? इंश्योरेंस क्लेम।